Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video tutorial we will cover important questions of principle and practices of banking. So let us start this session. Before starting this video, let me tell you, if you are preparing for JAIIB, you can get previous year JAIIB questions along with mock tests and compete tests. You can navigate to the links in the description. So now let us start the video. Question number 1 says, corporates are primarily regulated for their domestic capital market borrowings by RBI through commercial banks, central government through Ministry of Company Affairs, Security and Exchange Board of India, Company Law Board through the Regional Registrar of Companies. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स एटसेट्रा को ट्रेड किया जाता है। एंड जो ट्रेड टेक प्लेस करता है ये होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, एंड जो मार्केट बनती है उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। एंड जो पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं ट्रेड में वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, कंपनीज हो सकती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। एंड इसमें यूजुअली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है। कैपिटल मार्केट को अगर हम बाइफरकेट करें तो इसमें दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर नई सिक्योरिटीज़ के साथ डील किया जाता है एंड स्टॉक्स के साथ डील किया जाता है, जबकि जो सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं ये वो मार्केट्स होती हैं जहां पर प्रीवियसली हेल्ड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। एंड इंडिया में जो गवर्नेंस है कैपिटल मार्केट की वो की जाती है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। सो क्लियरली आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Next question says, a pre-shipment advance will not be treated as export credit ad initio if it is not liquidated from the proceeds of bill purchased or bill discounted within a period of how many days from the date of advance। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो प्री शिपमेंट एडवांस है उसको तब तक एक्सपोर्ट क्रेडिट ट्रीट नहीं किया जाएगा अगर उसकी जो बिल परचेज है या बिल डिस्काउंटेड है उनको लिक्विडेट नहीं किया जाता फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। कितने दिनों के बीच बीच में उसको लिक्विडेट किया जाना चाहिए ताकि प्री शिपमेंट एडवांस को एज एक्सपोर्ट क्रेडिट ट्रीट किया जा सके। सो 360 डेज़ की बार है कि 360 डेज़ के बीच में जो प्री शिपमेंट एडवांस है उसको एक्सपोर्ट क्रेडिट माना जाएगा अगर जो बिल्स परचेज्ड हैं यानी कि जो प्रोसीड्स हैं बिल परचेज्ड की या बिल डिस्काउंटेड के उनको लिक्विडाइज किया जा सके विद इन अ विंडो ऑफ 360 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। आवर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 360 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द ड्राफ्ट गाइडलाइंस एज रिलीज्ड बाय आरबीआई फॉर कंप्यूटिंग फॉर exposure for counterparty credit risk CCR resulted from derivative transaction are based on the framework finalized by the which committee? Basel Committee on Banking Supervision, Basel III Capital Regulations, Narasimha Committee 2, Chalapathi Rao Committee। First of all, let us understand कि counterparty credit risk basically होता क्या है। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होता है जो उस पॉसिबिलिटी से अराइज होता है कि जो काउंटर पार्टी है वो जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में अमाउंट उन्होंने ओन कर रखा है उसमें डिफ़ॉल्ट कर सकती है। जो डेरिवेटिव्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट फैक्टर्स से अराइव होती है, डिराइव होती है, जैसे कि एसेट्स की परफॉर्मेंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है या फिर इंडेक्सेस क्या है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनसे हम डेरिवेटिव्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें जब काउंटर पार्टी की डिफ़ॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी रहती है तो उसको हम कहते हैं काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द सेम, फॉर कंप्यूटिंग ऑफ द सेम, जो गाइडलाइंस ड्राफ्ट की गई थी जो आरबीआई के द्वारा दी गई हैं वो दी गई हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा यानी कि BCBS के द्वारा। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द रनिंग अकाउंट फैसिलिटी फॉर पैकिंग क्रेडिट कैन बी ग्रांटेड टू इंपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स ओनली, exporters with good track records, exporters having orders above rupees 100 crore only। Let us first of all understand what is running account facility for packing credit। कमोडिटी एक्सपोर्ट्स के केस में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको
रॉ मटेरियल को पहले ख़रीदना पड़ता है, उनको जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करना है उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, एंड उसके लिए उनको एंटिसिपेशन रहती है कि कोई ऑर्डर उनके पास आएगा, तो उनको क्या होता है कई बार रॉ मटेरियल को परचेज़ करना पड़ता है, बिकॉज कई बार जो सामान होता है, कमोडिटी होती है, वो क्या होती है, सीजनल होती है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई है उसने बैंक्स को ऑथराइज़ किया है कि वो पैकिंग क्रेडिट रनिंग अकाउंट फॉर कमोडिटी एक्सपोर्ट्स के लिए उसको इन्हांस कर सकें, बैंक्स उसको एक्सटेंड कर सकें इस चीज़ को। सो जो रनिंग अकाउंट फैसिलिटी है वो सिर्फ उन एक्सपोर्टर्स के लिए रहती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अच्छा रहा है पहले। सो इस केस में क्या होता है कि प्री शिपमेंट क्रेडिट रनिंग अकाउंट फैसिलिटी के केस में जो बैंक्स होते हैं सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट को ओपन करते हैं फॉर द एक्सपोर्टर्स, जिसमें कि जो एक्सपोर्टर्स हैं अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। So our answer is option C, that is exporters with good track record can be granted running account facility for packing credit. These are some previously memory recalled questions. Let us see. The number of members in self-help group in SGSY in normal cases are, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहता है इन केस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप वो रहता है 10, एंड मैक्सिमम नंबर जो रह सकता है वो होता है 20. And what is SGSY? SGSY is Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana. Next recalled question is, to sell an NPA, that is the non-performing asset, the account must remain in the books of seller bank. जो बैंक्स होते हैं वो अपने एनपीए को भी ट्रेड कर सकते हैं, अपने एनपीए को भी वो सेल कर सकते हैं दूसरे बैंक्स को, या रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं एज पर द गाइडलाइंस। तो उसमें क्या होता है कि बैंक्स उसी एनपीए को सेल कर सकते हैं जो उनकी बुक्स में कम से कम 24 मंथ्स के लिए रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वन ऑफ दीज इज एन इनडायरेक्ट रेट एंड वी आर टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कोट। जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट की जो टर्मिनोलॉजी है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम फॉरेन एक्सचेंज को या तो खरीदते हैं या उसको बेचते हैं। अगर तो जो पर्सन है वो किसी करेंसी को ख़रीदना चाहता है या सेल करना चाहता है, तो उसको करेंसी को ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए कुछ करेंसी को देना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा जो करेंसी वो खुद ओन करता है, यानी कि जो उसकी लोकल करेंसी है उसकी फॉर्म में ही वो पेमेंट करेगा। एंड जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं करेंसी के जो वो अपनी करेंसी का लोकल करेंसी का देता है फॉर दी परचेज और सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो वो डिटर्मिन किया जाता है बाय द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट्स। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमें अगर फॉरेन करेंसी को परचेज करना है तो हमें डोमेस्टिक करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ेंगे, वो है हमारा डायरेक्ट कोट। एंड इन केस हमें डोमेस्टिक करेंसी को बाय करना है यूजिंग द फॉरेन करेंसी, तो हम फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट्स को पे करेंगे, तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट कोट। जो इनडायरेक्ट कोट होता है उसको हम क्वांटिटी कोटेशन भी कहते हैं, बिकॉज ये एक्सप्रेस करता है क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू बाय यूनिट्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। सो जितनी भी इंटरनेशनल कॉमन करेंसीज है उनको हम मानते हैं कि वो कॉमन करेंसीज हैं जिनको हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं इन एनी अदर फॉर्म ऑफ करेंसी, लाइक यूएसडी है, यूएस डॉलर है, या पाउंड है, येन है। ये हमारी इंटरनेशनल करेंसीज हैं जिनको हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिनके जो जनरली एक्सेप्टेड करेंसीज हम इनको कह सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ, $1 इज इक्वल टू ₹39.56। नाउ $1 में 39 रुपये एंड 56 पैसे अगर आते हैं तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट। एंड सेम £1 में हमारे आते हैं 89.56, दिस इज आल्सो द डायरेक्ट कोड। एंड 1 येन में हमारे आते हैं 0.30 रुपीज़, सो दिस इज आल्सो द डायरेक्ट कोड। बट अगर हम ये कहें कि 100 रुपीज़ में कितने यूएसडीज आते हैं, तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट कोड। सो according to the question, our answer is option D. Next question says right to retain goods is called assignment, right of set off, pledge, lien. So friends, right to retain goods को हम कहते हैं lien. Next question says for obtaining loan against shares, the charge on shares is, the answer is same, that is lien.
लियन बेसिकली है क्या? लियन एक लीगल राइट है जो कि एक ऑनर के द्वारा, यानी कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके द्वारा ग्रांट किया जाता है। सो बेसिकली क्या इसका जो पीछे बेसिक है वो ये है कि एक गारंटी प्रोवाइड करना है, सच एज कि जो रीपेमेंट है अगर वो डिफ़ॉल्ट होती है तो उस केस में जो ओन्ड प्रॉपर्टी है एज लियन मार्क की गई है उसको जो क्रेडिटर है उसको लिक्विडाइज करके अपने आप को सिक्योर कर सके। Next question says no due certificate in case of agricultural advances is exempted up to the loan of rupees 50,000। 50,000 के केसेस तक जो एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं उसमें नो ड्यूज केस की एग्जम्पशन दी गई है। नेक्स्ट इट इज व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन फॉर ऑब्टेनिंग गारंटी अंडर CGT MSC ऑफ SIDBI SIDB। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन है जिसमें हम CGT MSC की गारंटी को ऑब्टेन कर सकते हैं उसका अमाउंट है ₹50 लाख। Then the last question of today says a bank has revaluation reserves of ₹300 crore. What amount can be included in the tier 1 capital? RBI ने ये ग्रांट दी है कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं यानी कि जो हमारे हम एसेट्स होते हैं उनको रिवैल्यूएट करते हैं, डिवैल्यू करके उनकी वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, तो RBI कहता है कि हम 55% के डिस्काउंट के ऊपर रिवैल्यूएशन जो रिजर्व्स हैं हमारे उनको टीयर 1 कैपिटल में ऐड कर सकते हैं। यानी कि टीयर 1 कैपिटल में सिर्फ 45% की वैल्यू ही काउंट होगी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स की। सो 45% ऑफ 300 करोड़ इज 135 crore. So our answer is option C. So friends, this was the end of the session. I hope you would have liked the video. If you really liked our work, please do not forget to like this video and share this video, and also hit the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video. And also navigate to the links in the description so as to get the previous year JAIIB CAIIB questions and mock tests. Thank you so much and stay tuned.